13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर कटीले तार और हर जगह हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। वो इस जेल से कुछ इस तरह भागे जिसे देख पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग भी की जाती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट दिलीप परुलकर को। दिलीप परुलकर अपने साहस, अनुशासन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए यह जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप परुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वो वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ आ रही थी। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। हालात बिगड़ते देख परुलकर ने बिना समय गंवाए इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें दुश्मन की जमीन पर उतार दिया। जमीन पर उतरते वक्त परुलकर पहले से घायल थे। दर्द से जूझते हुए वो खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी आम लोग वहां जमा होने लगे। भीड़ दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगी। देखते ही देखते लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। चोट, थकान और मारपीट की वजह से परुलकर वहीं बेहोश हो गए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें जान से मार देती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और कहा, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह दिलीप परुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब परुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाए और कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था। परुलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला। आखिरकार भारी दबाव में आकर परुलकर ने नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो गुस्से में वापस लौटा। असल में परुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहना होगा। एक गार्ड को आदेश दिया गया कि अगर परुलकर बैठे तो तुरंत गोली मार दी जाए। पूरी रात परुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, सुबह तक बैठ जाओ। अगर कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा, तब तुम खड़े हो जाना। इसके बाद कई रातें परुलकर ने उसी अंधेरी कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया। यही था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहां परुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। सबने दर्द सहा था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हमीद। वो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी उस्मान हमीद ने भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी मदद आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी लिखेगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची, ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब जल्द ही वो घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप परुलकर का मन कुछ और कह रहा था। उन्हें पता था कि कैदियों की अदला बदली में लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो शायद सालों लग जाए,
क्यों ना हम खुद ही रास्ता निकालें। पहली बार किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन परुलकर हार मानने वाले नहीं थे। उनके दिमाग में आज़ादी का बीज पड़ चुका था और यही बीज आने वाले महीनों में एक ऐसी योजना में बदलने वाला था जो रावलपिंडी की दीवारों को हिला देने वाली थी। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी POW कैंप में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन 12 भारतीय पायलटों के लिए लड़ाई अभी बाकी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली जल्द होगी, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और कोई ठोस खबर नहीं आई। दिलीप परुलकर को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि सरकारों की बातचीत में बहुत समय लग सकता है। उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि वो बस इंतजार करते रहे। उनके लिए आज़ादी का मतलब था खुद के दम पर निकलना। शुरुआत में उन्होंने एक अलग योजना सोची। जब रात को टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही उनके साथ आता था, तब उसकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर बाहर निकलने का प्लान बनाया गया। लेकिन यह रास्ता बहुत जोखिम भरा था। काफी सोच विचार के बाद परुलकर ने यह प्लान खुद ही छोड़ दिया। समय बीतता गया, कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं दिख रही थी। इसी दौरान कैंप में मायूसी बढ़ने लगी। तब परुलकर ने एक बार फिर अपने साथियों से बात की। इस बार 2 लोग आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने तय किया कि अगर किस्मत ने मौका दिया है तो वो उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब शुरू हुआ असली प्लान। सबसे पहले उन्होंने कैंप के इंचार्ज उस्मान हमीद द्वारा दिए गए एटलस को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। रात रात भर वो नक्शों को देखते, रास्ते समझते और संभावनाएं तलाशते। प्लान साफ था। जेल से निकलने के बाद सीधे भारत पाकिस्तान बॉर्डर जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि युद्ध के बाद वहां सुरक्षा बेहद सख्त थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो पहले अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और वहां से किसी तरह भारत पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगला कदम था सही सेल चुनना। उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो कैंप की बाहरी दीवार के सबसे पास हो, जहां गार्ड कम आते जाते हों। काफी निरीक्षण के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर, लेकिन उस सेल में शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहीं परुलकर की समझदारी काम आई। उनका व्यवहार गार्ड्स के साथ हमेशा ठीक रहा था। धीरे धीरे उनकी कुछ सिपाहियों से जान पहचान हो गई थी। उसी का फायदा उठाकर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और आखिरकार परुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह जी को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। इस सेल में पहले से एक और भारतीय पायलट मौजूद थे, विद्याधर शंकर। विद्याधर शंकर भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो इन तीनों की मदद करने को तैयार थे और यही मदद आगे चलकर बेहद अहम साबित होने वाली थी। अब असली चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना किसी औजार के इसे तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे जाकर काम शुरू होता। एक आदमी दीवार को रेतता, बाकी 3 पहरा देते।